अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ब्रांच है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री प्रीवियस 9th क्लास में हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिटेल में इस पर स्टडी की थी। इसकी डेफिनेशन एनवायरमेंटल chemistry according to definition the branch of chemistry which deals with the study of environmental factors and their relationship with chemistry। कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हमने क्या स्टडी करने हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्टडी करने हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम दो बातें लेते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बायोटिक and abiotic। According to biology, biotic means लिविंग थिंग्स के एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी मौजूद होंगी और एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होंगी। नॉन लिविंग थिंग्स जब हम कंबाइंडली इसको स्टडी करेंगे बायोटिक को और एबायोटिक के, तो एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडी करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर से जब हम केमिस्ट्री का रिलेशनशिप देखेंगे तो केमिस्ट्री के रिलेशनशिप में ये बात वाज़ह होगी कि आया हमने क्या स्टडी की है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी की है। क्योंकि हमने केमिस्ट्री यानी केमिकल चेंजेस जो एनवायरनमेंट में अक्कर हो रही है हमने उसकी स्टडी की है। एनवायरनमेंट में अब हमारा टॉपिक जो है वो एटमॉस्फेयर है कि आया एटमॉस्फेयर पे हमने क्या स्टडी करना है। The points which are to be studied in this chapter are chapter the atmosphere, इसमें हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, layers of atmosphere and air pollutants। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो इन 3 टॉपिक्स पे बेस्ड होगा कि हमने क्या स्टडी करना है। इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर पोल्यूटेंट्स। कंपोजिशन में हम बात करते हैं कि हमने एटमॉस्फेयर किन केमिकल से मिलकर बनी है। एटमॉस्फेयर हमारी इर्द गिर्द की आबो हवा किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन गैसेस से मिलकर बनी है, किन केमिकल से मिलकर बनी है, हमने उनकी थ्रू आउट कंपोजिशन स्टडी करनी है। कंपोजिशन स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कितनी लेयर्स मौजूद हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में यानी 7 8 में जनरल साइंस में स्टडी करते आए हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी हैं और किस हद तक मौजूद हैं, उनको स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी स्टडी किया कि एयर पोल्यूटेंट्स किसको कहते हैं और ये क्या करते हैं। एयर मतलब होता है हवा, पोल्यूटेंट मतलब होते हैं गंदगी फैलाने वाले केमिकल्स या मटेरियल्स जो पोल्यूट करते हो आब हवा को। फिर हम उनको एयर पोल्यूटेंट्स, फिर हम देखेंगे एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं और किन किन ज़रिए से क्या हो रहा है, हमारी एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट हो रही है। अब इसकी एलैबोरेशन स्टडी में चलते हैं। इंट्रोडक्शन। atmosphere of earth
has 4 layers. Atmosphere of Earth has 4 layers. First one is lithosphere, hydrosphere, the Earth has 4 natural सिस्टम्स कि अर्थ के पास कितने 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। 4 नेचुरल सिस्टम्स में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर कि इन 4 लेयर्स पे क्या है हमारी अर्थ जो है वो डिपेंडेंट है। इसी 4 लेयर्स पे हमने जो स्टडी करनी है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि जो नेसेसरी सिस्टम्स हैं वो ये हैं। नेसेसरी सिस्टम में हमने एटमॉस्फेयर की इलेबोरेटेड स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर covers the region of earth कि ये अर्थ का रीजन कवर करते हैं, नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये डिस्क्राइब करती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। अगर इन एक्टिविटीज़ में एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली चेंजेस कर रही है, जो चेंजेस आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? ग्रेजुअली चेंजिंग in the atmosphere. Changing in the atmosphere is due to air pollutants कि एयर पोल्यूटेंट से जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या कर रही हैं हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करते हुए क्या कर रहे हैं वो हमारे जो चेंजेस एटमॉस्फेयर को डिक्रीज़ कर रही है। अगर एटमॉस्फेयर ही डिक्रीज़ होगी तो फिर अराउंड द अर्थ जो गैसेस मौजूद हैं हम सांस भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जो गैसेस क्या है ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से ही हम क्या कहते हैं अपनी सांस लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे अर्थ की बाउंड्री पे सिचुएटेड है। एटमॉस्फेयर हैज़ 4 रीजन्स, इसके 4 रीजन्स पाए जाते हैं जो कि टेम्परेचर और लेंथ के हवाले से वेरी किया करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर कंपोजिट हो गई है, किससे मिलकर बनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। एटमॉस्फेयर इज द envelope of different gases around the earth कि एटमॉस्फेयर क्या है, एक एनवेलप ऑफ है डिफरेंट गैसेस कि बहुत सारी गैसेस ने केमिकल जो गैसेस मौजूद है हमारे पास उन सारी गैसेस ने कंबाइन होकर एक एटमॉस्फेयर अराउंड दी अर्थ बनाई हुई है। इसी एटमॉस्फेयर से में क्या हमारे जो मज़ीद गैसेस हैं वो एक टेम्परेचर और एक डिस्टेंस के लिहाज से वेरी आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर extends continuously
from the earth's surface outwards विदाउट एनी बाउंड्री, कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं वो एक्सटेंड करती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी एक बाउंड्री बनाई हुई है या हमने कोई एक गैस की एक ऐसी लेयर बनाई हुई है जो इन दोनों को सेपरेट करे। इनकी सेपरेशन कोई नहीं है, ये लिहाजा अपने ही टेम्परेचर में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि टेम्परेचर 10 to 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जो 50 डिग्री सेल्सियस में जो केमिकल्स रह सकते हैं वो इनर्ट गैसेस को हमें यहाँ रखेंगे। लेकिन इसी तरह जो ही टेम्परेचर हाई करेगा कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो हाई टेम्परेचर पर रह सकती होंगी, हम उनको वहाँ इम्पोज करेंगे। फिर मज़ीद हाई टेम्परेचर, फिर एलिवेटेड टेम्परेचर आएगा, दी मोस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर। फिर हम बात करेंगे जो गैसेस वहाँ मौजूद रह सकती हैं। इसी तरह उन गैसेस जो अपने अपने टेम्परेचर के लिहाज से वहाँ कंपोजिट कर सकते हैं वो मौजूद करके उन्होंने एक एटमॉस्फेयर की लेयर फॉर्मेट की है। उसी लेयर को हम मज़ीद स्टडी करते हैं। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन 30 किलोमीटर of boundary of earth, 30 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ अर्थ। कि 99% जो मैस है एटमॉस्फेयर का वो 30 किलोमीटर सरफेस पे ही लाई करता है, लेकिन जो अगर 75% उसका मैस है वो लाई करता है विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर्स। 75% ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन लोएस्ट 11 किलोमीटर। कि अगर हम बात करें 99% की, तो जो 99% है एटमॉस्फेयर का वो 30 किलोमीटर तक लाई करता है। कि 30 किलोमीटर क्या है, इनकी बस लास्ट वो है कि यहाँ जो मेन बाउंड्री है वो यहाँ तक मौजूद है। उसी बाउंड्री की वजह से हम बात करेंगे कि जो बाउंड्री है वो किसके लिहाज से है, वो एटमॉस्फेयर के लिहाज से है। इसी तरह हम एटमॉस्फेयर से कहेंगे जो 75% ऑफ एटमॉस्फेयर लाई करती है वो सिर्फ लोएस्ट 11 किलोमीटर पर लाई करती है। और लोएस्ट 11 किलोमीटर पर लाई करते हुए कि हमारी जो मज़ीद जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर पाई जाती है वो सिर्फ 11 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके आगे जो एक्सटेंड करती है, लेकिन ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ लाई करती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर किन केमिकल से मिलकर बनी है, गैसेस, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या है इनकी परसेंटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.94, आर्गॉन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि नाइट्रोजन गैस जो है उसमें ज़्यादातर जो मैस हमारा एटमॉस्फेयर ने उसकी कंपोजिशन से मिलकर बनाया गया। ज़्यादातर हमारी एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम बाय मैस है वो 78.09% के साथ मौजूद है, यानी सबसे हाई परसेंटेज सिर्फ नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए वो क्या करती है, ग्लूटेंट्स के साथ भी रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकती। नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड। फिर ऑक्सीजन गैस है जो हम इनहेल भी करते हैं, ऑक्सीजन मौजूद है 20.94%। कि 20.94% क्या है वो ऑक्सीजन मौजूद है। कहीं में ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर देती है, लेकिन ऑक्सीजन जो मेनली यूज़ है वो इसकी परसेंटेज इसलिए लो है क्योंकि ये इनहेल भी की जा सकती है। ये ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो इनहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है क्योंकि प्लांट्स
जितने भी मौजूद हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की यूजेज होती रहती है कि जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है, इसके सबके क्या है, एक पीछे जो फिनोमेना है, जो कुदरत है, वो ये है कि जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन क्या कर सकें, ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज कर सकें। फिर जो आर्गॉन एक नोबल गैस है, ये फुली स्टेबल्ड है, इसलिए इसकी 0.93% है। ये फुली स्टेबल्ड होने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसें जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है। जब वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होगा, इनको मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा, इसलिए ये क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इनका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये थी हमारी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें 4 गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी ड्राई एयर का एटमॉस्फेयर में ड्राई एयर जो मौजूद है उसका कंपोजिशन यानी उसका मैस फॉर्म करती हैं। सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस, किन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ये क्या है, 18% ऑफ सनलाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर सिर्फ 18% सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, सिर्फ 18% जो सूरज की रोशनी है उसी को सिर्फ उसने जज़ब करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। नेक्स्ट हम कहते हैं जो रिमेनिंग 50% रह जाता है वो किस में अब्जॉर्ब होता है, वो अर्थ में। सबसे पहले 32 जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, कि लाइट जो आती है सनलाइट की वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। फिर जो 60% है वो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। 25% जो रिफ्लेक्टेड बैक लाइट होती है वो क्लाउड्स में, गैसेस में और डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर है उनमें स्टोर हो जाती है। जो ही उनमें स्टोर होती है तो जो रिमेनिंग हमारे पास 50% रह जाती है वो हमारी रीचेज करती है अर्थ को और अब्जॉर्ब की जाती है। यही एनर्जी क्या होती है, रेडिएट करके हम हीट एनर्जी ऑफ लॉन्गर वेव्स जो हमारे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। ये थी एक सारा सीक्वेंस ऑफ सनलाइट कि कितने परसेंट और कितने परसेंट कहाँ अब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी स्टडी किया, सनलाइट रेडिएशंस में टोटल 32% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हमने कहा कि 32% जो है वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, यानी लाइट ने रिफ्लेक्ट कर देना है। इसमें से 6% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ, कि अर्थ से रिफ्लेक्शन हुई है। 60% रिफ्लेक्शन के बाद रिमेनिंग हमारे पास होगा, रिमेनिंग ऑफ 32% इज़ 26%, कि 32% से जो 6% तो रिफ्लेक्ट कर दी अर्थ ने बैक, लेकिन उसमें से जो 26% बची वो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, कि जो हमारे यहाँ क्लाउड्स प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट हैं और डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, 26% को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं स्पेस में। रिफ्लेक्ट बैक इसलिए स्पेस में कर देते हैं क्योंकि वो अब्जॉर्ब
नहीं करते इसको। जब हमने पहली बात की कि 32% जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, यानी उसमें से 6% जो क्या हुई है वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं हुई। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं हुई तो आगे मज़ीद कहाँ पार्टिकल्स को या क्लाउड्स को कहाँ अब्जॉर्ब नहीं होगी। वो क्या किया हुआ है, उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी टू द सन। लेकिन 32% में से जब 6% रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर हमारे पास जो बची वो 26%, 32 में से 6% तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, 26% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक स्पेस होती है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन अर्थ नहीं करती। उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो स्पेस क्लाउड्स करते हैं, गैसेस करती हैं, और डस्ट पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमारा पार्टिकल इस शेप का है, तो जो लाइट आ रही है वो डिफ्लेक्ट बैक होगी, वो पास आउट नहीं होगी, वो किसी भी एंगल पे जाके वो अपनी डिफ्लेक्शन लाजमी शो करेगी। ये थी डस्ट पार्टिकल की। अगर डस्ट पार्टिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होगा तो लिहाजा जो डस्ट पार्टिकल है वो मेनली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में होती हैं। उसके बाद जो गैसेस मौजूद हैं, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और आर्गन मौजूद है, ये करती हैं, ये भी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है इस वेवलेंथ की लाइट वो अब्जॉर्ब नहीं करते। गैसेस अब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, कि हर गैस जो है वो स्पेसिफिक गैस की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, वो हर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं करता। लिहाजा जब वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा तो जो उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी उसको तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो स्पेसिफिक नहीं होगी उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। नेक्स्ट फिर 18% of sunlight absorbed by atmospheric gases, कि यहाँ गैसेज ने 80% जो है अब्जॉर्प्शन की है। जैसे अभी हमने पहले बात की कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, जो उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी उन्होंने अपनी लिमिटेड वैल्यू तक 18% जो लाइट थी, सनलाइट थी, उसको अब्जॉर्ब कर लिया। लिहाजा 18% अब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने बाकी लाइट को जो रिफ्लेक्ट आउट किया, रिमेनिंग हमारे पास 50%, क्योंकि 32% पहले जो रिफ्लेक्शन में हमने बात की वो थी, उसके बाद हमने 18% कहा कि जो सनलाइट एटमॉस्फेरिक गैसेस ने अब्जॉर्ब करनी, 50% हो गई, और रिमेनिंग हमारे पास जो 50% है रीचेस टू अर्थ, कि ये वो अर्थ को वो पहुँची है एंड इज़ अब्जॉर्ब बाय इट, कि बाकी जो 50% है वो अर्थ पे मौजूद जितने भी चीज़ें हैं वो सारे अब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी इज़ रेडिएटेड एज हाइट एनर्जी एंड नो लॉन्गर, फिर एनर्जी इज़ रेडिएटेड, energy is radiated as heat energy, of longer wavelength, which is absorbed by water vapors and CO2 and atmosphere, कि बाकी जो हीट एनर्जी होगी, जो हमारे बात की सनलाइट की रेडिएशंस का, फिर हीट एनर्जी क्या करेगी, उसको रेडिएट करेगी, उस एनर्जी से जब वो रेडिएट होंगे तो फिर वो लॉन्गर वेवलेंथ्स होंगी। शॉर्टर वेवलेंथ्स को क्या हम करेंगे, रेडिएट करके एमिटेशन के प्रोसेस से उनको लॉन्गर वेवलेंथ्स बनाएंगे।
जो ही उनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फिर वो किससे, वाटर वेपर से और CO2 जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी वो उसे अब्जॉर्ब कर लेगी। ये थी 100% ऑफ सनलाइट की वेरिएशंस के कितने परसेंट कहाँ अब्जॉर्ब होती है, कितने परसेंट कहाँ अब्जॉर्ब होती है और कितने परसेंट की रिफ्लेक्शन होती है और किन किन पार्टिकल से रिफ्लेक्शन होती है। ये जो ब्लॉक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू द MCQ पॉइंट्स ऑफ व्यू के, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट गैसेस, concentration of component gases decrease gradually upward and results in gradual decrease of pressure। 4 लेयर्स मौजूद हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन है जो जो हम वो अपवर्ड की तरफ जाएंगे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी और जो किनकी वजह से होगा, डिक्रीज प्रेशर की वजह से। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में स्टडी किया कि मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट अप करते हैं गैस आइंस को या गैस मॉलिक्यूल्स को, वो क्या होती है उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट होता है। जैसे ही वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट होगा वो कोलिजन्स पैदा करेंगी। वो कोलिजन्स पैदा करने पे क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सिर्फ इसी रेंज तक रहेगा जहाँ तक कंसंट्रेशन ऑफ द गैस है इंक्रीज़ कर रही है। जो ही कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वो प्रेशर भी कम होता जाएगा। प्रेशर इसलिए कम होता जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस में 6.2 फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ गैस 6.022 मल्टीपल टाइम 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के एक गैस में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आप 1 मोल की बात करें तो यहाँ प्रेशर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर इज एक्सर्टेड कि हाई प्रेशर एक्सर्ट होगा क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है। जो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा कोलिजन्स पैदा करेंगे। लिहाजा जब वो ज़्यादा कोलिजन्स पैदा करेंगे तो उनमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जो ही हम अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड जाने से क्या होगा कि वो प्रेशर कैसे कम होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी मॉलिक्यूल्स में कमी आएगी, मॉलिक्यूल्स में कमी आने से प्रेशर में कमी आएगी। इसी तरह जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं जब वो क्लाइंबिंग करते हैं। क्योंकि ऊपर जाके क्या करते हैं, वो जब माउंटेन पे लिफ्टिंग करते हैं, किसी भी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ जो प्रेशर ऑफ एयर मौजूद है वो कम है, हवा का दबाव बहुत कम है। क्योंकि वो क्या किया है, एक ज़मीन से एक लिमिट के ऊपर चले गए हैं। जो ही वो एक लिमिट के ऊपर चले जाएंगे वो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स की गैस की वो कंसंट्रेशन कम होगी। अगर कंसंट्रेशन ना कम हो तो फिर हम ऑक्सीजन क्यों कैरी करते हैं, पहाड़ पर चढ़कर हम ऑक्सीजन इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। लिहाजा फिर हमें वहाँ सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसी तरह जब ऑक्सीजन भी एक गैस है, अगर एक हाइट पर जाके उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है फिर बाकी गैसेस की भी कंसंट्रेशन कम होगी। जब बाकी गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर क्या होगा, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं होगा। जो ही प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो वो क्या कहेगा कि जो प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ वो किसके मुताबिक है कि कंसंट्रेशन कम हो गई है। ये था प्रेशर और कंसंट्रेशन का जो ताल्लुक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर
दिस विल चेंज इन ग्रेजुअल वे, कि जैसे हमने बात की कंसंट्रेशन और प्रेशर एक ग्रेजुअलिटी के साथ चेंज हो रही है, इस तरह टेम्परेचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं शो होता। टेम्परेचर ग्रेजुअली तरीके से नहीं कहते कि हम यहाँ कम है, यहाँ बढ़ेगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, नहीं। टेम्परेचर जो ही डिक्रीज़ करेगा वो एक लिमिट के साथ वेरी करेगा। अगर हम कहेंगे यहाँ 58 डिग्री सेल्सियस मौजूद है, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो -98 डिग्री सेल्सियस मौजूद होगा। हमने कहा नीचे -58 डिग्री सेल्सियस है और ऊपर -98 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो वेरिएट कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ, गैस की कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन टेम्परेचर इसके साथ वेरिएट नहीं कर सकता। वेरीज इन अ कम्प्लेक्स फॉर्म, कि वो एक ही दफ़ा वेरिएट करेगा, उसमें जो चेंजिंग आएंगी वो हाईली आएंगी, और हाईली चेंजिंग आने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर हमारे पास निचली लेयर में मौजूद था उसका टेम्परेचर डिफरेंस और ऊपर वाली लेयर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस से कोई ताल्लुक नहीं। उस टेम्परेचर पर मौजूद वो गैस एग्जिस्ट कर सकेगी अगर इस टेम्परेचर के लिहाज से, तो फिर वो वहाँ मौजूद होगी। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन थोड़े टेम्परेचर पे रह सकती है, इसलिए वो लोअर लेवल पे मौजूद होगी, लोअर लेयर पे मौजूद होगी, लेकिन हायर लेयर में जो ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी वहाँ कंसंट्रेशन नहीं रह सकेगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहाँ नहीं रह सकेंगे, उनकी वाइब्रेशन एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जी वो उस टेम्परेचर पे नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इसीलिए वो गैसेस क्या होंगी, उनकी कंसंट्रेशन वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की डिस्कशन के बाद अब हम बात करते हैं इसकी लेयर्स पे। हमने बात की डिवाइडेड इन 4 रीजन्स, कि ये 4 रीजन्स में यानी 4 हिस्से में डिवाइड की हुई है। 4 रीजन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इनकी रेंजेस किलोमीटर के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से ये रेंज्ड है, और टेम्परेचर के लिहाज से इनकी डिवीजन्स नहीं है। अगर टेम्परेचर स्टडी करें ट्रोपोस्फियर का 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस, कि बिलो 17 डिग्री सेल्सियस, कि 17 डिग्री सेल्सियस से बिलो टू -58 डिग्री सेल्सियस में ये लोएस्ट लेयर मौजूद है हमारे पास। इसकी एक्सटेंशन टू 12 किलोमीटर के से सिर्फ 12 किलोमीटर अपवर्ड की तरफ पाई जाती है, कि सिर्फ 12 किलोमीटर तक ये होती है। इसका टेम्परेचर सबसे बिलो है, 17 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो है, और ये -58 डिग्री सेल्सियस इसका लास्ट पॉइंट है। यानी इस टेम्परेचर के दौरान क्या होंगी, वो गैसेस अकर करेंगे जो सिर्फ ट्रोपोस्फियर के इस टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकें, और इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फियर भी स्टडी करते हैं। इससे ऊपर अगर हम बात करें अबव इसके स्ट्रेटोस्फियर, एक्सटेंशन इसकी अप टू 50 किलोमीटर, कि ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 50 किलोमीटर तक पाने की वजह से इसका टेम्परेचर राइजेस अप टू 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर राइज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर है वो मेसोस्फियर। मेसोस्फियर एक्सटेंशन इस 85 किलोमीटर, कि 85 किलोमीटर तक मौजूद होती है। इसका टेम्परेचर डिक्रीज डाउन -93 डिग्री सेल्सियस, के -93 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। उसके बाद उससे ऊपर बियॉन्ड दिस, कि मेसोस्फीयर के बाद 85 किलोमीटर ऑफ मेसोस्फीयर के बाद हमारे पास है थर्मोस्फीयर होती है। थर्मोस्फीयर एग्जिस्ट करती है, इसका टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग अपवर्ड। कि जो ही हम 85 किलोमीटर अपवर्ड ट्रैवल करेंगे,
ट्रैवल करने के बाद 85 किलोमीटर के बाद जो होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, कि ये गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ये 4 लेयर्स हैं। अब डायग्राम के थ्रू इनके एलैबोरेशन देखते हैं। ये डायग्राम जो आपकी बुक में मौजूद है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे, कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 17 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे बिलो टेम्परेचर से कहाँ तक है, -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। -50 डिग्री 8 सेल्सियस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि जो 12 किलोमीटर की रेंजिंग आती है, यानी ज़मीन से लेकर ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं एक पहाड़ की टिप तक जाना। अगर हम पहाड़ की टिप तक जाएंगे तो वहाँ -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। उसी टेम्परेचर पे नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं, ये आपको प्लेन नज़र आएगा छोटा सा, ये जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं ये भी अबाव देन 12 किलोमीटर फ्लाई करते हैं। इसलिए तो क्या होगा, जो पहाड़ की होती है वो सिर्फ 11 किलोमीटर तक ही होती है, और ये पहाड़ों से ऊपर होते हैं सिर्फ 12 किलोमीटर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन आता है। 12 किलोमीटर बाद स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन, जिसका टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक 2 डिग्री सेल्सियस तक मौजूद होता है। इस टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, जो ही हम अपवर्ड जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज्ड ही रहता है। ये वो रीजन है जहां हम मौजूद हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के यहाँ जो बलून्स हैं, वेदर बलून्स, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में ही फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स भी स्ट्रेटो रीजन के फ्लाई करते हैं। फिर ओजोन लेयर, जो हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते आ रहे हैं, ओजोन लेयर जो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फिल्टर आउट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन नहीं पहुंच सकती। ये उसको अब्सॉर्ब करके उसको शॉर्टर वेवलेंथ में बनाते हैं। तो वो क्या होगा, वो ओजोन लेयर, वो भी कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर के मिड, यानी सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर के सीधे दरमियान में पाई जाती हैं ओजोन लेयर। तो जो हमसे कितने 23 to 25 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की सरफेस से ये कितना ऊपर है, 25 किलोमीटर अबव है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मीजोस्फेयर फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। फिर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से -98 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर एक कर्व के लिहाज से वेरिएट करता है। जो ही वो एक कर्व के लिहाज से वेरिएट करेगा, उसका ये मतलब होगा कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर लो था, 17 डिग्री से -58 डिग्री सेल्सियस तक राइज़ किया। जो ही -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड हो गया। फिर वो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ, -58 डिग्री सेल्सियस से कर्व हुई, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। डिक्रीज़ होकर वो 2 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज़ किया उसने, क्योंकि माइनस की वैल्यू डिक्रीजिंग शो करती है। इसीलिए आज से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं इंटीजर्स में वो हाई वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए -58 से इंक्रीज़ कर वो फिर 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। फिर जो ही हम अपवर्ड जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ करके फिर -93 डिग्री सेल्सियस, यानी मीजोस्फेयर में और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ये वेरिएशन थी जो हमने पहले स्टडी की, कि टेम्परेचर एक लिमिट के साथ वेरिएट करता है। वो एक स्टीरिंग ये नहीं कह सकते हम कि यूँ 58 था फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, नहीं, यहाँ डिक्रीज़ भी हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पे है वो थर्मोस्फेयर है, कि थर्मोस्फेयर का रीजन स्टार्ट होता है 85 किलोमीटर से। जैसे ही 85 किलोमीटर से अबव क्या है, थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड जितना हम जाएंगे उतना इंक्रीज़ करेगा। -98 डिग्री सेल्सियस से ये दोबारा इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कि हमें कर्व ऐसी नज़र आ रही है। इसी कर्व की एलैबोरेशन ये थी कि जो कर्व होगी ये बताएगी कि मज़ीद हम जितना ऊपर जाएंगे, यहाँ 110 तक एटीट्यूड दिखाया गया है किलोमीटर अपवर्ड की तरफ। जो ही हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे तो 110 किलोमीटर क्या बताएगा, कि अगर हमारा जो टेम्परेचर, हम यहाँ से अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं, जैसे ही हम अपवर्ड जाते जाएंगे
जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ आउट करता जाएगा। जैसे ही वो इंक्रीज़ आउट करता जाएगा तो इसका मतलब होगा कि हम थर्मोस्फेयर रीजन में हैं। ये है डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं हम उनकी स्टडी कर रहे हैं कि इन्हीं स्फीयर्स में हमने क्या स्टडी किया है कि ये 4 स्फीयर्स पाई जाती हैं, टेम्परेचर के लिहाज से वेरी आउट करती हैं, किलोमीटर एटीट्यूड के लिहाज से वेरी आउट करते हैं। जब हम एटीट्यूड स्टडी करते हैं हम इसको कहते हैं ये किलोमीटर हाई की तरफ यानी अपवर्ड की तरफ हमने ट्रैवल आउट करना है। ये इनकी टेम्परेचर रीजन्स, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल किया कि टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ करता है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेस, स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेस, मेसोस्फेयर डिक्रीजेस, थर्मोस्फेयर इंक्रीजेस। कि टेम्परेचर 2 जगह डिक्रीज़ कर रहा है और 2 ही जगह इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम इसकी फर्दर वेरिएशंस देखते हैं कि टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आई हैं वो किन वजूहात की बिना पे आई हैं, कि उनकी क्या रीज़न्स हैं। रीज़न्स ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर के वेरिएशंस की जो रीजन है टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आई हैं वो किन बिना पे आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन एलैबोरेशन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फियर is nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen 99% by volume of Earth's atmosphere कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलकर एटमॉस्फेयर बनी है, यानी जिस टेम्परेचर पे 2 गैसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं वो 2 गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कि हमारा जो इर्द गिर्द जितने भी हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम में उन्होंने हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर, concentration of CO2 and water vapors is negligible। कि जो कंसंट्रेशन है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की वो बिल्कुल ही कम है, यानी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जब वो मेंटेनिंग करते हैं, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की कि जो 50% कार्बन सनलाइट की रेडिएशंस हैं, यानी जो टेम्परेचर सनलाइट हम पे इम्पोज कर रहे हैं वो कहाँ से, वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मौजूद है और वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो सारे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो सारे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा ये आइडिया है कि जो टेम्परेचर है वो तो मेंटेन कर दिया, लेकिन ट्रोपोस्फेयर की जो कंसंट्रेशन है उसमें ये रोल प्ले नहीं करते, ये सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही रोल प्ले करते हैं। बोथ दीज गैसेस allow visible light to pass, allow visible light to pass through it and absorb infrared radiations, by Earth's surface।
emitted by अर्थ सरफेस कि अर्थ सरफेस से जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस अमिट होंगी वो सारी क्या करेंगी, ये दोनों गैसेस अब्जॉर्ब करेंगी। जब ये दो गैसेस आउटबोर्डिंग रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगी, फिर ये जो एटमॉस्फेयर है इसको वार्म करेंगे, क्योंकि जो रेडिएशंस अर्थ हम पे इम्पोज कर रहा है, ये जो रेडिएशन अर्थ से इमिट कर रहा है, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस यानी IR रेडिएशंस को यही दो गैसेस क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। जब यही दो गैसेस अब्जॉर्ब करती हैं तो फिर टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। लेकिन जो ही कंसंट्रेशन इनकी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज़ करता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे। concentration of gases decrease gradually by the increase in altitude। कि हमने पहले बात की जो कंसंट्रेशन गैस की कब डिक्रीज़ करती है, जब उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है। जो ही हम अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो अपवर्ड क्या होगा, जो एल्टीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर कैसे डिक्रीज़ करेगा, जैसे ही कंसंट्रेशन गैस की डिक्रीज़ करेगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, देन टेम्परेचर also decrease as 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के पर किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर कैसे डिक्रीज़ करेगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हमने पहले बात की कि जो अर्थ पे से इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटिंग हो रही है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ से इमिट कर रही है उसको नाइट्रोजन और गैस अब्जॉर्ब कर रही है। उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद जो गैस में जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशंस कहाँ अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने ही किलोमीटर में रहते हुए। जो ही हम कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज़ करेंगे, जैसे जो ही हम इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होगा, यानी हम जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में ट्रैवल करेंगे, तो ट्रैवल करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस पाई जाती हैं, जो एमिटिंग हो रही है अर्थ सरफेस से, वो क्या होंगी, वो अब्जॉर्बर नहीं होंगी, क्योंकि पहले गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे और वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो एमिटिंग हो रही थी उसको अब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन जो ही उनकी कंसंट्रेशन कम हुई, कि गैस मॉलिक्यूल्स कम हुए तादाद में, उनकी क्वांटिटी कम हुई, जो ही उनकी क्वांटिटी कम हुई तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की अब्जॉर्बिंग पावर भी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही कम हैं तो वो कितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे, अर्थ तो इमिट कर रहा है। लेकिन इसीलिए लिहाजा क्या होगा, जो ही हम एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा पर किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 6 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर के बाद डिक्रीज़ करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर पर मौजूद हैं तो 8 किलोमीटर में 8 into 6 यानी 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी जितना टेम्परेचर बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे था उसको 66 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो इतना डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, that's why this is the region where all weathers occur, कि यही वजूहात हैं जिनकी वजह से सारे मौसम इसी रीजन में पाए जाते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। हम ट्रोपोस्फेयर की लेयर में रह रहे हैं। ये वो रीजन है जहाँ तमाम के मौसमात पाए जाते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पर डिपेंड करता है और डिक्रीज इन एल्टीट्यूड डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट all aircrafts
फ्लाई इन दिस रीजन। इसी वजह से क्या होगा, जो इसका लास्ट किलोमीटर होगा यानी 11 to 12 किलोमीटर में बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल एंड पॉइंट पे ट्रोपोस्फेयर के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी फ्लाई करते हैं इसी रीजन में, क्योंकि जो इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर जो 11 to 12 किलोमीटर होंगे ट्रोपोस्फेयर में, उनमें टेम्परेचर तो बिल्कुल डिक्रीज होगा, -58, 7, 56 या 58 लास्ट पॉइंट इनमें मौजूद होगा। जो ही वो टेम्परेचर इनमें मौजूद होगा, इसलिए एयरक्राफ्ट साले क्या करते हैं, इसी में फ्लाई करते हैं। ये थी वो रीजंस जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर, कि हमने स्टडी करने थे वेरिएशंस इन डिक्रीजिंग, वेरिएशंस ऑफ रीजंस फॉर द वेरिएशन इन टेम्परेचर, कि वेरिएशन किस लिहाज से आई, किन वजूहात की वजह से आई। तो वो क्या वजूहात हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गैस का डिक्रीज, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड उसकी वजूहात है। फिर क्या, जो रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ अमिट कर रहा है उसको अब्जॉर्बिंग करने की पावर की वजह से ये रीजंस हैं, ये वेरिएशन से पाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेयर, कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है, इसमें क्यों वेरिएशंस आ रही हैं। स्ट्रेटोस्फियर रीजन next to troposphere, 50 kilometers, temperature rises up to 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करता है। स्ट्रेटोस्फेयर रीजन नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर, कि ट्रोपोस्फेयर से अलग ऊपर जो ये रीजन है 50 किलोमीटर, फिर टेम्परेचर राइज करता है अप टू 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो मेन बात है वो प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर is responsible for the absorption of radiations, के जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब होनी है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन लेयर है रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ, कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस with increase in altitude, दो लेयर्स पाई जाती हैं, लोअर लेयर and the temperature is -58 degree Celsius, and the upper layer and the temperature is 2 degree Celsius। कि टेम्परेचर क्या स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर मौजूद हैं वो लेयर क्या करती हैं, कि जो लोअर लेयर है इसका -58 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो अपर लेयर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जो ही एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ आ रहा है, उसकी मेन वजह ओजोन लेयर है। ओजोन क्या है, इसकी मेन रीज़न है, क्योंकि ओजोन क्या है, अपर लेयर में अब्सॉर्ब करती है हीट एनर्जीज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये ओजोन जो है वो ब्रेक डाउन, ओजोन absorbs UV ultraviolet radiations from sun, कि ये अल्ट्रावायलेशन ओजोन O3, कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो अब्जॉर्ब करती हैं, उन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की अब्जॉर्बिंग की वजह से ही O3 की ब्रेक डाउन होती है, O3 गैस इंटू O2 प्लस O, कि जो ऑक्सीजन मौजूद यहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लिहाजा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई करने के लिए क्या होगा, ओजोन लेयर जो अब्सॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस, वो क्या करते हैं, वो उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, कि एक ऑक्सीजन
मोनोएटॉमिक एंड ऑक्सीजन डायएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के एक एटम के साथ ऑक्सीजन और डायएटॉमिक 2 एटम्स के साथ ऑक्सीजन मौजूद होती है। कि ओजोन जो एक ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन है उसकी ब्रेकडाउन कौन करता है? यूवी रेडिएशंस। जब ओजोन अब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है O2 में और O में, यानी डायएटॉमिक ऑक्सीजन एंड मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन। फिर जो मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें लेस यूवी रेडिएशंस पास आउट करती हैं। जो यूवी रेडिएशंस पास आउट कर जाती हैं फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन और O2 लेस यूवी लाइट passes through it, लेस यूवी passes through it, जो पास करते हैं फिर वो ऑक्सीजन डायएटॉमिक और मोनोएटॉमिक को कंबाइन करके फिर ओजोन लेयर फॉर्म कर देती है। कि ओजोन लेयर फॉर्म होती है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि वो हीट गिवन आउट करते हैं, हीट एक्सिट होती है। ओजोन की फॉर्मेशन इसी रीजन में पाई जाती है। यानी एक ओजोन की लेयर जो एग्जिस्ट कर रही है मिड स्फीयर में वो क्या करती है, जब वो हाई यूवी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करती है फ्रॉम द सन उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। लिहाजा जब ब्रेकडाउन हो जाती है, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, फिर वो ओजोन का मॉलिक्यूल नहीं रहता, इसलिए जो उसमें जो लाइट पड़ेगी वो लाइट पास आउट हो जाएगी। जो ही वो पास आउट होगी तो फिर वो ऑक्सीजन डायएटॉमिक और ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक मिलकर दोबारा ओजोन लेयर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे, ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। इसका मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर की मिड लेयर में ही ओजोन की डीकम्पोजिशन भी हो रही है और ओजोन की फॉर्मेशन भी हो रही है। डीकम्पोजिशन कब हो रही है? जब वो यूवी रेडिएशन जो डायरेक्टली सन से आ रही है उनको ऑब्जॉर्व करता है। जो ही उनको ऑब्जॉर्व करता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी में उनमें वाइब्रेशन मोशन पैदा होता है। जो ही मोशन के साथ वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन में चला जाता है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, 3 एटम्स ऑक्सीजन के जुड़े हैं। जब तीनों एटम्स क्या होते हैं डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, जो 2 एटम O2 बना लेते हैं और एक सिंगल ही एटम मौजूद होता है। लेकिन जो ही वो यूवी लेस यूवी रेडिएशन के थोड़ी अल्ट्रावायलेट या हल्की, एक तो होती है हाई एनर्जी रेडिएशंस, लेकिन लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी वो जो पास आउट कर जाएंगी उनमें से मॉलिक्यूल में ओजोन से पास आउट कर जाएगी, वो क्या करेगी ऑक्सीजन का जो डायएटॉमिक और ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक वहाँ मौजूद होगा लेयर में, वो क्या करेंगे वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करके O3 को दोबारा रीजनरेट कर देंगी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इज़ गिवन आउट है कि हीट बाहर दी गई है, हीट को एग्जिट किया गया है इनटू द सराउंडिंग, सिस्टम ने अब्जॉर्ब नहीं की गई। इसलिए ओजोन लेयर सिर्फ एग्जिस्ट कर सकती है मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है। लिहाजा उसने सारी यूवी रेडिएशंस अब्जॉर्ब करने के बाद नीचे लेस या लो यूवी रेडिएशंस को एमिट करना है। इसी तरह लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो वेरी लो रेडिएशंस होती हैं, इसलिए मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन उसमें नहीं पाई जाती और ओजोन नहीं बनती। जो लोअर रीजन है उसमें लेस यूवी रेडिएशन होने की वजह से क्या है मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन वहाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन का जो एटम है वही डिसअपीयर हो जाता है, वही ब्रेकडाउन हो जाती है कि एटम वहाँ मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि रेडिएशंस कम है। एटम तो वहीं मौजूद था जहाँ ओजोन की डीकम्पोजिशन हुई है। उसी डीकम्पोजिशन की वजह से जो ऑक्सीजन का एटम ना मौजूद होने की वजह से फर्दर ओजोन नहीं फॉर्म की सकती। इसलिए ओजोन सिर्फ और सिर्फ ना अपर लेयर में ना लोअर लेयर में, सिर्फ ये मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, क्योंकि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिलता और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन ना होने की वजह से ओजोन लेयर फॉर्म नहीं कर सकती, O3 का मॉलिक्यूल नहीं मान सकता, O2 प्लस O2 मिलकर O3 नहीं बना सकते। ये रिएक्शन ही बिल्कुल गलत है। जब भी मिलेंगे O2 प्लस O के डायएटॉमिक और मोनोएटॉमिक मिलकर ट्राइएटॉमिक बनाते हैं।
O2 फॉर्मेशन नहीं करेंगे। डिकम्पोजिशन के बाद ही जो ही वो रेडिएशंस अब्सॉर्ब करेंगे तब जाकर इसकी फॉर्मेशन होगी। ये थी मेन रीजंस जिनकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें वेरिएशंस आती हैं कि अगर उसके हायर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में बात करें कि अपर स्ट्रेटोस्फेयर में वहाँ भी मोनोटॉनिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। मिड में आके उसकी अब्जॉर्प्शन शुरू होती है। जो ही अब्जॉर्प्शन शुरू होती है नीचे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, -58 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। और ऊपर हाई इसलिए होता है क्योंकि रेडिएशंस आ रही हैं। अब्जॉर्बिंग का प्रोसेस सिर्फ मिड में चल रहा है जहाँ ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ये थी आपकी कंप्लीट डिस्कशन ऑन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। The next topic is pollutants. Pollutants. A pollutant, according to definition, a pollutant is a waste material that pollutes air, वाटर और सॉइल। कहते हैं पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। हम प्रीवियस क्लासेस में पाक स्टडीज़ में ये पढ़ते आए हैं कि आबी आलूदगी, हवाई आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। आलूदगी क्या होती है? पोल्यूशन। और आलूदगी करने वाला जो मटेरियल, जो मवाद जो आलूदा करता है किसी चीज़ पे, उसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कि पोल्यूटेंट्स वही मटेरियल है जो क्या करेगा? आलूदगी फैलाएगा। आलूदगी किन लिहाज से हो सकती है? हवा में आलूदगी, पानी की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी। एयर पोल्यूशन क्या कॉज करेगी हमें? एयर पोल्यूशन होगी तो वो हमारे लंग्स डैमेज करेगी। एयर पोल्यूशन हमारे लंग्स कैसे डैमेज करेगी? क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन होगी तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो होगी वो पोल्यूट होगी। जब वो पोल्यूट ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे तो उसी पोल्यूट ऑक्सीजन जब होगी हमारे लंग्स तक मूव आउट करेगी तो लंग्स को क्या करेगी? वो डैमेज करेगी। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स जितनी भी होंगी वो डैमेज होंगी, वो भी पोल्यूटेड होंगे। यानी वो एयर पोल्यूशन क्या करेगी? उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह वाटर पोल्यूशन, वो भी इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अगर वाटर की पोल्यूशन होगी, यानी वाटर के सिस्टम है जो हमारा, उस वही अगर उसमें मटेरियल ऐसा चला जाए कि वो पोल्यूट होगी तो वो भी इन्फेक्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगी कि डिजीज़ पैदा होंगे। और डिजीज़ पैदा होने से क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की को अपनी लाइफ को यानी इन्फेक्ट करेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही वो इन्फेक्ट करेंगे वो उसकी लाइफ को भी इन्फेक्ट करेंगे। वो हार्मफुल होंगे उनकी लाइफ के लिए, यानी वो ज़िंदा रहने के लिए बड़े ही मुश्किल के साथ ज़िंदा रह सकेंगे। या कुछ तो ऐसे डिजीज़ हैं जो क्या होंगे? वो उनकी जान तक ले सकेंगे, यानी उनकी लाइफ डेंजर में होगी। इसी तरह जो होगा थर्ड फैक्टर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होने से क्या होगा? इनफैक्ट आवर एग्रीकल्चर, कि हमारा जो ज़राअत का पेशा है वो एग्रीकल्चर जो है वो इन्फेक्ट होगा। उसकी इन्फेक्शन से क्या होगा? जो भी क्रॉप्स हम करेंगे वो इन्फेक्टेड क्रॉप्स होंगी। वो पहली बात तो क्रॉप्स की ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर क्रॉप्स की ग्रोथ हो भी गई तो वो इन्फेक्टेड होंगी। वो भी क्या होगा? उससे भी रिस्क ऑफ लाइफ ही होगा, यानी लाइफ डेंजर में ही होगी। जो पोल्यूटेंट है उसकी सिविरिटी होती है, ये होती है कि पोल्यूटेंट जो है उनकी केमिकल नेचर होती है। पोल्यूटेंट जो केमिकल नेचर के साथ उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हमने जो भी चीज़ ली है वो अगर पोल्यूटेड होगी, पोल्यूशन जो होगी वो उसके मेन कॉज भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? वो जितने पोल्यूटेंट मटेरियल्स होते हैं उनको क्या होगा? अगर हम अपने वाटर सिस्टम को देख लें तो हम देखेंगे कि हमारे लेक्स जितनी भी मौजूद हैं उनके साथ देखेंगे गंद का ढेर लगा होगा। जो वेस्टफुल मटेरियल होगा उसके बैंक ऑफ द रिवर मौजूद होगा। वो जो वेस्टफुल मटेरियल जो बैंक ऑफ द रिवर मौजूद होगा वो क्या करेगा? जो ही
पानी में एंटर होगा, जब वाटर में एंटर होने के बाद क्या करेगा, वो वाटर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि पोल्यूटेंट की केमिकल नेचर ही ऐसी है, वो क्या करेंगे, वो जो मटेरियल होगा प्योर उसको कंटेमिनेट करेंगे। कंटेमिनेशन से क्या प्रोसेस है, क्या मतलब है, कंटेमिनेशन ऐसा मवाद जो कि प्योर चीज़ को इम्प्योर बना दे, वो उसकी कंटेमिनेशन है। ये पोल्यूटेंट्स भी हमसे बनाए हुए हैं, हमने ही क्रिएट किए हैं, हम ही इनको डिस्चार्ज करते हैं। यानी हमारा जो गार्बेज है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसकी प्रॉपर डिसइंफेक्टेशन नहीं हम करते। जब उनकी डिसइंफेक्शन नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, हम उसका डिस्पोजेबल नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो पोल्यूशन कॉज करेंगे, लैंड पोल्यूशन कॉज करेंगे, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। एयर पोल्यूशन कैसे होगी, हमारी ऑटोमोबाइल्स, जब तक हम उसकी मुकम्मल ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे, वो क्या होगा, जो स्मोक निकलेगा ऑटोमोबाइल से, वो क्या करेगा, उसमें जो कैडमियम हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं, कैडमियम, वो ऑक्सीजन और मज़ीद जो गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में यानी एयर में मौजूद हो चुकी हैं, उनको डिफेक्ट करेंगे, क्योंकि हैवी मेटल्स अगर एयर में मौजूद हो जाएंगी तो हम इनहेल करने से वो हैवी मेटल्स हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वो क्या होगा, वो एयर को इन्फेक्ट करेंगे। इसी तरह एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जैसे एयर, वाटर और सॉइल की पोल्यूशन ने क्या किया है, ज़िंदगी को नुकसान में रख दिया है, कि ज़िंदगी यहाँ ज़िंदा रहने का कोई तरीका ही नहीं है, कि ज़िंदा हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पोल्यूट कर रही हैं। ये हमने क्या किया, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि मुकम्मल डिस्पोजेबल नहीं है। जिन इलाकों में मुकम्मल डिस्पोजेबल है, यानी उसकी रीट्रीटमेंट या रिसाइक्लेशन का प्रोसेस है। रिसाइक्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है वेस्टफुल मटीरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल, कि जो वेस्टफुल मटेरियल होता है उसको दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए दोबारा रिसाइक्लेशन, जैसे एक प्लास्टिक है उसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूजफुल प्रोसेसेस में यानी यूजफुल प्रोडक्ट्स में ला सकते हैं। जब तक रिसाइक्लेशन का प्रोसेस नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारी पोल्यूशन से इंक्रीज डे बाय डे करती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है पोल्यूटेंट, are those substances which cause pollution, कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा मवाद जो क्या कॉज करे, पोल्यूशन कॉज करे। कंटामिनेंट्स those substances that make something impure। अगर एक प्योर चीज़ मौजूद है तो कंटामिनेट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उसको इम्प्योर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा, जैसे पहली एग्जांपल दी कि जो वाटर सिस्टम है उसके पास पड़ा हुआ वेस्टफुल मटेरियल जो है वो क्या करेगा, प्योर वाटर को भी इम्प्योर कर देगा। उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल मौजूद होगा। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की ले जाएँ तो PVC प्लास्टिक बैग्स, PVC, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक केमिकल है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, कांट डिकम्पोज नेचुरली, कि कुदरती तौर पर ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। हम जब भी करेंगे इसकी रिसाइक्लेशन करेंगे, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जाकर हम इसकी रिसाइक्लेशन करेंगे। अगर यही वाटर सिस्टम में मौजूद हो, यानी PVC मौजूद हो, इसने तो डिकम्पोज ही नहीं करना, और जब तक इसने डिकम्पोज नहीं होना तो इसकी डिकम्पोजिशन ना होने की वजह से ये कंटेमिनेटेड होगा, यानी इस पर ये ऐसा केमिकल है, ये क्या करेगा, वाटर को पोल्यूट आउट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी गर्म चीज़ जो है आप शॉपर्स में या शॉपिंग बैग्स में डालकर ना लाएं, और ना ही कोई चीज़ शॉपिंग बैग जो PVC के बैरल से बने हैं उन पे ना गर्म करें, क्योंकि ये
इनमें ये ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे जर्म्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इसलिए क्या हम क्या कहते हैं कि पीवीसी को नहीं यूज़ करना चाहिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड है हाईली डेंजरस है टू द लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस, एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे हम पहले बात कर रहे थे एयर पोल्यूटेंट्स में स्मोक की, हार्मफुल सब्सटेंसेस present in air, called air pollutants, कि हवा में मौजूद जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जहरीले मवाद मौजूद हैं, वो क्या कॉज करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, वो एयर को पोल्यूटेंट करते हैं। जब ही वो एयर को पोल्यूटेंट करेंगे, एक बेनिफिशियल सब्सटेंस का जो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन उसका हार्मफुल हो सकता है। यानी हम एक चीज़ के फ़ायदे के लिए जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसका कोई ना कोई नुकसान लाजमी होगा। जो चीज़ फ़ायदेमंद है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें, उससे मिलती जुलती जो भी दूसरी चीज़ होगी वो नुकसानदेह भी हो सकती है। इसी तरह जो एयर पोल्यूटेंट का कॉज करता है वो चेंज और वादिल कर सकता है, यानी मौसमात में तब्दीली ले आ सकता है, इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है और प्लांट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लांट्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है कि अगर एयर में पोल्यूशन मौजूद होगी तो एयर से क्या करना है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करनी है। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे तो वो पोल्यूटेंट्स भी उनके प्लांट्स की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। प्लांट्स जो है उनके स्टेम्स में लीव्स के थ्रू उनके स्टेम में चले जाएंगे। जब वो उनके स्टेम में चले जाएंगे वो जाके उनको इफ़ेक्ट करेंगे। इसी से एग्जांपल देता हूँ कि आप देखते हैं कि जब ऑटम का सीज़न आता है तो प्लांट्स की जो येलो लीव्स होते हैं वो ग्राउंड पे गिरना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये मौसम के लिहाज से पतझड़ हो रहा है। वो मौसम के लिहाज से तो होता ही है, लेकिन जो भी वेस्टफुल मटेरियल जो हमारा एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर हो जाते हैं, लीव में। क्योंकि जब स्टोमेटा जो मौजूद है लीव्स की सरफेस पे, जब उसने अब्जॉर्प्शन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब उसने अब्जॉर्प्शन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो मज़ीद केमिकल्स उसके अंदर आएंगे वो केमिकल्स क्या होंगे, लीव्स में स्टोर आउट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, लीव्स का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो हल्का हल्का येलो होगा, ग्रीन से येलो, पेल येलो में चेंज होगा। पेल येलो में यानी वो वेस्टफुल मटेरियल्स क्या हुए हैं, इसमें स्टोर हो गए हैं। जो ही वो वेस्टफुल मटेरियल्स इसमें स्टोर होंगे तो वो पेल येलो के बाद डार्क येलो होके क्या होगा, ब्रांच ऑफ द प्लांट से उतर जाएगा। जो ही वो उसकी शाख से उतरेगा वो ग्राउंड पे गिरेगा। ग्राउंड पे गिरने के बाद जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं, अ न्यू वर्ड फॉर यू, डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which decomposes the organic stuff and variety of waste products। कि डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक स्टफ़ को डीकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक स्टफ़ को डीकम्पोज करने के बाद वो वेस्टफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी डीकम्पोज करते हैं। इसी तरह प्लांट की लीफ की बात हो रही थी कि लीफ जब येलो होकर ग्राउंड में गिरेगा तो जो उसमें जो वेस्टफुल मटेरियल्स होंगे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे। क्योंकि डीकम्पोजर्स जो हैं इनकी फीडिंग ही वेस्टफुल मटेरियल्स हैं। कि वेस्टफुल मटेरियल में जो ऑर्गेनिक स्टफ़ मौजूद होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, उन पर इन्होंने अपनी लिविंग करनी होती है। इनके अपनी जो फूड है वो वही है। फिर क्या करेंगे, उसको डीकम्पोजिंग के प्रोसेस में लाएंगे। जो ही वो डीकम्पोजिंग के प्रोसेस में लाएंगे तो जो ऑर्गेनिक जो उसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा वो उसको ईट करेंगे। फॉर एग्जांपल हैवी मेटल, कैडमियम, प्लेटिनम कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो लीफ होगा वो
लाइट ब्राउन कलर में आके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कि ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। इसी तरह हमें चाहिए कि जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं हम उनको प्रॉपर डिस्पोजल करें। हम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स के दरियाओं समुद्रों के किनारे पे गंद ना फेंकें, वो एक प्रॉपर वे से हम उसको रिसाइक्लेशन के प्रोसेस में लेके आए। केमिस्ट्री में क्या है कि रिसाइक्लेशन, जैसे पीवीसी है हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स उनको रिसाइकल करके दोबारा कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर ये डिस्ट्रॉय करता है हमारी बिल्डिंग्स को। हमारी बिल्डिंग्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा कि जो भी ऐसे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होंगे या वाटर होगा, हम देखते हैं हमारी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उन बिल्डिंग्स के साथ साथ हम कहते हैं यहाँ नमी सी मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर भी इसीलिए मौजूद होता है वहाँ। तो फिर वो क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है हमारी बिल्डिंग्स को भी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के। पोल्यूटेंट्स की स्टडी के बाद हम उसकी बात करेंगे टाइप्स में, कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स मौजूद है हमारे पास। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, 2 types of pollutants, primary pollutant, secondary pollutant। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। 10/10 को स्टडी करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। Primary pollutant, the waste, according to definition, the waste or exhaust products or driven out because of combustion of fossils, and organic matter के ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो क्या हो, कंबशन ऑफ फॉसिल्स, यानी हम फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पास है जब हम उनको जलाते हैं उनसे वो एयर या एग्जॉस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं, या जब हम ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे जो वेस्टफुल मटेरियल्स पैदा होते हैं, यानी कोई भी स्मोक पैदा होता है। जैसे हम लकड़ियों को जलाते हैं, लकड़ी भी एक ऑर्गेनिक अमाउंट है, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या पैदा होता है, धुआं पैदा होता है। धुएं में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। काले गहरे रंग के धुएं से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अगर हम एक रूम में मौजूद हों तो वो ऑक्सीजन को ख़त्म करती है। जो ही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को ख़त्म करेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सफोकेशन का प्रोसेस बनेगा कि उनको सांस लेने में मुश्किल पेश या दुश्वारी पेश आएगी। इसी तरह जो ड्रिवन आउट ऑक्साइड्स आर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स की डेफिनेशन देते हैं सब्सटेंसेस that react with oxygen to form oxides, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में जो एग्जॉस्टेड होते हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मौजूद होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में SO2 प्लस SO3 मौजूद होते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड NO
NO2, हाइड्रोकार्बन्स, CH4, अमोनिया, NH3, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूशन कॉज करते हैं। प्राइमरी पोल्यूशन कॉज करने में सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, के सल्फ़र के ऑक्साइड के सल्फ़र जो प्रेजेंट होगी वो रिएक्ट करेगी जब ऑक्सीजन के साथ, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाएगी। लेकिन जो ही वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करेंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। फिर जो हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं CH4 मीथेन, CH4 इज कॉल्ड मीथेन जो मौजूद होती है। इसके बाद जो अमोनिया, NH3 और कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ये सारे क्या हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। कि ये जो पोल्यूटेंट्स का पैदा होते हैं जब हम एग्जॉस्ट, जब हम कंबशन का प्रोसेस करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने कंबशन पढ़ा कि जो ही हम एल्केन्स को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है और स्मोक, हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट फॉर्म हुए। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक स्टफ जिसमें सल्फ़र मौजूद हो उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसकी कंबशन कैरिड आउट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी प्राइमरी पोल्यूटेंट ही पैदा हुआ है। लेकिन किसके लिहाज से, सल्फ़र के लिहाज से, कि सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्मेट किया। इसी तरह जब हम उसमें करेंगे तो मीथेन को बर्न करेंगे। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस जो हमारी है वो 85% मीथेन है। कि मीथेन को बर्न करने से भी पोल्यूटेंट्स कैरिड आउट या पोल्यूटेंट्स फॉर्म करते हैं। ये था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी pollutants, secondary pollutants, according to definition, they are produced by various reactions of primary pollutants। कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी रिएक्शन के पोल्यूटेंट से पैदा होते हैं। यानी जो प्राइमरी रिएक्शंस फॉर्म हुए कंबशन के प्रोसेस से या ऑर्गेनिक स्टफ के प्रोसेस से, जहाँ से भी वो प्राइमरी पोल्यूटेंट पैदा हुए, प्राइमरी पोल्यूटेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो फर्दर रिएक्शन से पैदा हो रहे हैं। यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को हम फर्दर उनका रिएक्शन करवाएं तो फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, यानी जो सल्फेट्स मौजूद थे जब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया वो क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ये कैसे हैं, थ्रू रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिलके बनता है, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र का रिएक्शन करवाएं तो फिर सल्फ़र के रिएक्शन के साथ हम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र के रिएक्शन के बाद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह कार्बनिक एसिड थ्रू रिएक्शन ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, कि कार्बन ऑक्साइड्स के रिएक्शन के साथ हमने कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक एसिड थ्रू रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड through reactions of oxides of
फ्लोरीन के ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्म होता है, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओजोन फॉर्म होती है, रिएक्शन ऑफ मोनो एंड डायटोमिक ऑक्सीजन, या डायटोमिक और मोनोटोमिक जब ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बनता है पैन फुल डिस्क्रिप्शन से पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कि पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन, जब ये तीनों प्राइमरी जो पोल्यूटेंट है ये रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। ये वो सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट स्टडी किया। ये सारे क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट जब फॉर्म होते हैं उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट या डिकम्पोजिशन नहीं होती। जब मुकम्मल ट्रीटमेंट या डिकम्पोजिशन नहीं होती वो फर्दर एलिमेंट्स या आइटम्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मज़ीद जो हार्मफुल मटीरियल्स फॉर्म होते हैं। जब हार्मफुल मटीरियल्स फॉर्म होते हैं तो फिर हम उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। जो ही वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से फॉर्म हुए हैं इसलिए हम उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, जैसे हमने पीछे पढ़ा 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि 99% जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिली के बनी है। अदर गैसेस have harmful effect on atmosphere, कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंस्टिट्यूट है एटमॉस्फेयर का, तो जो मज़ीद गैसेस मौजूद हैं हमारी एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में तो फिर वो क्या कर रही हैं, वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या मेजर इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। वो क्या कर रही है, वो इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर हमारी एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, जो माइनर कंस्टिट्यूएंट हैं वो एक कंसंट्रेशन लिमिट तक मौजूद होने चाहिए। हमें ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटॉमिक मैसेज को स्प्रे आउट करना चाहिए कि वो जो माइनर क्वांटिटी में मौजूद है वो सारी इससे रिएक्ट करके डिकम्पोज हो सके, कि ऐसा हम केमिकल बनाएं कि उससे वो रिएक्शन करके ख़त्म हो सके, या रिएक्शन करके ख़त्म ना भी हो तो वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज हो जाए। यानी जैसे कार्बन मौजूद है तो कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड बना लें या कार्बन डाइऑक्साइड बना लें। जो ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो वो प्लांट्स उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। इसलिए हमें चाहिए जो एक लिमिट तक एरियाज़ मौजूद हैं उनको क्रॉस करके उनको 60 ईयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ क्या है कि वो एयर पोल्यूटेंट से हमने डिस्क्राइब किया, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है कि कार्बन मौजूद है उसको फर्दर ट्रीट करके हम ऐसे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाएं कि वो ऑक्साइड्स बनाएं। जो ही वो ऑक्साइड्स बनाएं उनको फिर एक केमिकल स्प्रे आउट किया जाए कि इसी तरह क्या हो, हमारी एनवायरनमेंट में जो माइनर गैसेस मौजूद हैं या माइनर एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की डिकम्पोजिशन हो जाए या वो यूज़फुल तरीके में कारामद हो जाए। जब वो कारामद हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री हो गई है। नेक्स्ट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। Oxides of carbon, sources of oxides of carbon are कि कार्बन ऑक्साइड्स जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन
मोनोऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल both of these gases are emitted due to volcanic eruption and decomposition of organic matter नेचुरली। जो मेन पोल्यूटेंट्स हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम इनके सोर्सेज को स्टडी करते हैं कि किन सोर्सेज यानी किन ज़रिए से ये क्या होते हैं हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और किन ज़रिए से हमारी एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं। इसी में स्टडी हम करते हैं कि जो ये गैसेस मौजूद होती हैं, ये गैसेस वॉल्केनिक जो एरप्शन होता है, जो वॉल्केनोस यानी पहाड़ों से जो लावा निकलता है उसकी कंबशन से ये पैदा होती हैं, या जो ऑर्गेनिक स्टफ़ की डिकम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल लकड़ी को जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो मज़ीद ऑर्गेनिक मेटल्स हैं जब भी हम उनकी बर्निंग करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर में अगर हम क्लोथ्स ले लें, क्लोथ्स में हमारे पास सेलुलोज नाइलम जो भी है, इसको जो ही हम कंबशन के प्रोसेस में लाएंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। ये था पहला सोर्स। नेक्स्ट सोर्स इज मेजर सोर्स ऑफ emission of these gases is the combustion of fossil fuels. Fossil fuels are coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं इनकी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यानी डिकम्पोजिशन जब हमने ऑर्गेनिक स्टफ़ की करनी है, तो जैसे हमने लकड़ी से कोयला हासिल किया तो कोयला हमें अंडरग्राउंड भी मिलता है जो एक फॉसिल फ्यूल है। कोयल जो हमारा है ये मेन फॉसिल फ्यूल और कॉमन फॉसिल फ्यूल है। इसी तरह जब हम इसकी बर्निंग करेंगे तो जो ब्लैक स्मोक इवॉल्व होगा, वो स्मोक क्या होगा, वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मौजूद होंगे कि कोल में एक 99% कार्बन मौजूद होती है। कोल कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ कार्बन। तो जब हमने कंबशन का प्रोसेस कैरिड आउट करना है, कंबशन होती है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब 99% को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट आउट करेंगे तो आया कार्बन जो मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं बनाएगी। जो ही वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बनाएगी तो ये क्या करेंगे, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट आउट करेंगे। इसी तरह जो पेट्रोलियम है इसमें भी कार्बन मौजूद होती है, हाई क्वांटिटी में मेजॉरिटी जो है कार्बन मौजूद है। इसी तरह जब इसको हम बर्न आउट या कंबशन के प्रोसेस में लाएंगे तो ये भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फॉर्म करेंगी। इसी तरह नेचुरल गैस भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फॉर्म करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट सोर्स इज फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels burned in combustion. Engine of any type of automobile, kiln of any industry, और open fires emit CO and CO2। कि जो फॉसिल फ्यूल्स
कंबस्चन इंजन में यानी ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में भी जो फॉसल फ्यूल पेट्रोलियम है, ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हमारी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस पे चल रही हैं, जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और पेट्रोलियम, यही तो दो ज़रिए हैं जिनसे ऑटोमोबाइल्स का इंजन चलता है। इन्हीं ऑटोमोबाइल्स में जो कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, कैरिड आउट हो रहा है, इसी से फिर क्या होगा, गाड़ी के सिलेंसर से क्या होगा, जो धुआं निकलेगा वो क्या होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसी तरह जो किल्स हैं यानी भट्टे हैं, जैसे हम ब्रिक्स किल ले लेते हैं यानी ईंट बनाने वाला भट्टा, उसमें से आप देखें तो बड़ा काले रंग का गहरा धुआं निकल रहा होता है। वो धुआं क्या करते हैं, वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एयर में अमिट करता है। डायरेक्ट एयर में अमिट करने से क्या होगा, वो सारा क्या करेगा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। जब वो सारे का सारा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा तो एयर पोल्यूशन कॉज होगी। इसी तरह ओपन फायर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी जब कंबशन का प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं किसी चीज़ की फॉर्मेशन में, तो अभी क्या करते हैं, सारे का सारा जो स्मोक होता है उसको एयर में निकाल देते हैं। जब वो एयर में निकाल देते हैं तो इससे क्या होगा, जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मौजूद होंगे स्मोक में, वो डायरेक्टली एयर में मौजूद होंगे। जब एयर में मौजूद होंगे तो वो एयर को पोल्यूट आउट करेंगे। इसी तरह ओपन फायर्स भी क्या है, एक ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि उनसे फिर क्या होगा कि जो एयर मौजूद होगी वो सारी की सारी पोल्यूट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो सोर्स है हमारे पास, फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड आल्सो emit CO2 and CO. When supply of oxygen is limited, emission of CO2 dominates. फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलात में लगने वाली आग और लकड़ियों को जलाने की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसलिए जब हम लकड़ियाँ जलती हैं या आग जंगलात में आग लगती है तो काले गहरे रंग के धुएँ निकलते हैं और उस इलाके की जहाँ आग लगी हुई है उसकी फ़ज़ा भी आलूदा हमें नज़र आती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, यानी अगर हम एक कमरे में आग जला रहे हैं, लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो जितनी भी ऑक्सीजन वहाँ होगी फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्योंकि ऑक्सीजन तो आगे महदूद ज़रूरत में हमारे पास है, महदूद में मौजूद है हमारे पास, तो महदूद होने की वजह से वहाँ क्या होगी, CO डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट मतलब होता है वाज़ेह होगी, यानी वहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनने की वजूहत भी यही है कि वहाँ कमरे में जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनेगी तो जो लिविंग थिंग वहाँ मौजूद होगी उसके लिए वहाँ सांस लेना बहुत दुश्वार होगा। इसलिए जब आप कहेंगे कि जब आपको किसी भी धुएं वाली चीज़ के पास या कंबशन जहाँ प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है वहाँ जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो आपको सफोकेशन प्रोसेस यानी आपको दुश्वारी होती है, आपको घुटन सी मौजूद होती है और आपको गोता सा लगता है। वो इसी वजह से लगता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये सफोकेशन का प्रोसेस सफोकेशन कैरी करती है। जब सफोकेशन होती है घुटन की वजह से क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये थे सोर्सेस हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ये सोर्सेज हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। और ये वो सोर्सेज हैं, ये वो ज़राए हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन कैरिड आउट हो रही है। अगर हम इन पे कंट्रोल करें तो एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे पॉइजनस जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो मेन है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूटेंट कॉज करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा है जनरल टॉपिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। CO इज़ एयर पोल्यूटेंट, कि ये एक एयर पोल्यूटेंट है। कैसे लिए, जिसका
कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है। ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। जब ये इनहेल्ड हो, व्हेन इनहेल्ड it binds with the hemoglobin more strongly than oxygen। किस CO जब भी हम इनहेल करते हैं तो ये क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन में हमारी ब्लड में मौजूद होती है हेमोग्लोबिन। ये क्यों, हेमोग्लोबिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ये है कि उसने ऑक्सीजन जो मौजूद हमारी बॉडी में इनहेल की जाती है उसको लेकर बॉडी पार्ट्स तक मूव आउट करती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में है। हेमोग्लोबिन अब्जॉर्ब करती है, बाइंड करती है विद ऑक्सीजन और इसको मूव आउट करती है हमारे हेयर से लेकर फुट के नेल्स तक, कि हमारी थ्रू आउट द बॉडी इसने मूव आउट करना है। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेंगे तो ये बॉन्ड करेगी हेमोग्लोबिन के साथ मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन। फिर जो ही हमारी हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में होगी तो हमारी बॉडी हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड causes हेडेक एंड फटीग। कि जो ही कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन उसकी हाई होगी हमें हेडेक शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ही हम लॉन्गर टाइम के लिए इसको इनहेल करते जाएंगे तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आएगी। लॉन्गर टाइम इनहेलेशन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, आएंगी और अल्टीमेटली डेथ कॉज होगी। कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज आउट होगी, जो उसमें इंक्रीज आता जाएगा तो हेमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड आउट करती जाएगी। जो ही वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड आउट करती जाएगी तो कार्बन जो ऑक्सीजन ने बाइंड आउट करना था हेमोग्लोबिन के साथ वो नहीं कर पाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड आउट नहीं कर पाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो बाइंड आउट करने के बाद ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोकेगी। जो ही ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोकेगी सफोकेशन कॉज होगी, घुटन सी महसूस होगी, जैसे ही हम सांस नहीं ले पा रहे, जो क्योंकि ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं कर रही है हेमोग्लोबिन तक। फिर क्या होगा, हमें पहले हेडेक शुरू होगी। हेडेक शुरू होने के साथ साथ ही क्या होगा, हमारी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारी सांस की ब्लॉकेज होगी तो सांस की ब्लॉकेज होने से क्या होगा कि ये एक अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन की रुक जाएगी तो ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन रुकने से ऑक्सीजन से हमारी ब्रीथिंग रुकेगी और जैसे ही हमारी ब्रीथिंग रुकेगी तो डेथ कॉज होगी, सफोकेशन के साथ डेथ कॉज होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो रात को सोते वक्त जो है हीटर्स या कंबशन का प्रोसेस जो भी लकड़ियाँ वगैरह कोयले वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट को लिमिटेड कर देते हैं। जब ऑक्सीजन की अमाउंट ही लिमिटेड हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो कहती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड आउट करेगी। हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड आउट करने के साथ वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोकेगी। जो ही ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रुकेगी बॉडी में हेडेक होगी, सोए हुए पता नहीं लगेगा, इसलिए क्या होगा, वो अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगी। इसलिए ये हाईली पॉइजनस गैस है और ये हेल्थ हैज़र्ड है कि ये जानलेवा भी है और एक पॉइजनस गैस है। इसलिए रात को सोते हुए यही मशवरा देते हैं कि कोल गैस हीटर्स और कुकिंग रेंज को बंद करके सोना चाहिए ताकि वो मज़ीद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म ना हो। ये था एक जनरल टॉपिक जिससे हम आपको ये एलैबोरेशन दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पॉइजनस है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।